ये देखिए दो हैं, एक फाइल एक से ज्यादा देनी है तो दरमियान में कॉमा आप डालेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि जो भी आपकी लोकली मैनेज टेबल स्पेस होती है उसमें आप लिख देते हैं एक्सटेंट मैनेजमेंट लोकल, डिक्शनरी मैनेज में आप लिखते हैं एक्सटेंट मैनेजमेंट डिक्शनरी। लेकिन डिक्शनरी मैनेज्ड में एक्सटेंट्स का मैकेनिज्म आपको बताना पड़ता है, ये सारा डिफॉल्ट स्टोरेज क्लॉज कि एक्सटेंट्स कैसे बनेंगे, कैसे मैनिपुलेट होंगे। लोकल में क्या होता है, एक ऑटोमेटिकली बिट मैप जनरेट होता है, अभी इसको मैं लेटर ऑन बाद में डिस्कस करता हूं। लेकिन पहले ये देखिए कि अगर आप एक्सटेंट मैनेजमेंट डिक्शनरी लिख दें तो क्या होगा। अगर आप डिक्शनरी लिखते हैं, से ये आपकी पहली फाइल है एप्स tbs.dbf 50 मेगाबाइट की। जब आप टेबल बनाएंगे तो इनिशियल का मतलब है पहले एक्सटेंट का साइज, आपका जो सेगमेंट बनेगा उसमें जो पहला एक्सटेंट बनेगा 500 किलोबाइट का। जब ये भर जाएगा, इसमें सारे ऑरेकल ब्लॉक्स भर जाएंगे, तो नेक्स्ट अगले एक्सटेंट का साइज कितना है 500, दूसरा एक्सटेंट भी 500 के का आ जाएगा। तीसरे का साइज कितना है वो यहां पे नहीं बताया हुआ, वो है पीसीटी इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज। नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट 50% होती है। 50% का मतलब है कि तीसरे एक्सटेंट का साइज होगा साइज ऑफ लास्ट एक्सटेंट 500k प्लस 50% ऑफ 500k मीन 750k। इससे अगले का साइज कितना होगा 750k प्लस 50% ऑफ 750k। अगर जीरो है तो 0% ऑफ 750k, ताकि इनमें फ्रेगमेंटेशन ना हो इसलिए जीरो रखा गया, अदरवाइज फ्रेगमेंटेशन होनी शुरू हो जाएगी। मिन एक्सटेंट कम से कम एक एक्सटेंट हो, मैक्स एक्सटेंट अनलिमिटेड। अगर मैं मैक्स एक्सटेंट में लिख दूं 5, जब 5 एक्सटेंट्स भर जाएंगे तो छठा एक्सटेंट नहीं बनेगा, हालांकि फाइल 50 मेगाबाइट की है लेकिन 500 किलोबाइट का एक एक्सटेंट है। जब 5 एक्सटेंट भर गए, क्योंकि मैक्स एक्सटेंट 5 है, 5 मीन के लॉजिकल स्पेस खत्म हो गई है। अब आपको दोनों चीजों की टेक केयर करनी है, लॉजिकल प्लस फिजिकल। अगर डेटा फाइल लिमिट तक भर गई तो भी एरर आएगा, अगर मैक्स एक्सटेंट लिमिट आ गई तो भी एरर आ जाएगा। मीन के डेटा स्ट्रक्चर भी अवेलेबल हो और फिजिकल स्पेस भी अवेलेबल हो। फाइल के लिए तो आपने गुजारा कर लिया, आपने लिख दिया जी ऑटो एक्सटेंड ऑन, नेक्स्ट जो है वो ग्रो करता रहे अंटिल के अनलिमिटेड। मैक्स एक्सटेंड्स के लिए आपने क्या कहा अनलिमिटेड, कि जब तक फाइल है एक्सटेंड्स बनते रहेंगे। ठीक है। अब डिक्शनरी मैनेज्ड में बीइंग अ डीबीए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि इन तमाम चीजों की टेक केयर करें। एक्सटेंड्स कितने बनेंगे, किस साइज के बनेंगे, अनलिमिटेड होंगे, कितने होंगे, और फिर ये सारी इंफॉर्मेशन किधर सेव होती थी, ये आपकी टेबल स्पेस में स्टोर नहीं होगी, ये मेटा डेटा आपका सिस्टम टेबल स्पेस में स्टोर होगा। उसकी वजह से क्या होता था, सिस्टम टेबल स्पेस ओवरबर्डन हो जाती थी, रिकर्सिव एसक्यूएल जनरेट होती। लाइक अगर मैं लिखता हूं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प, तो रिकर्शन में क्या होगा, पहले मेटा डेटा किधर से गेट करेगा, सिस्टम टेबल स्पेस से। इस टेबल स्पेस को पढ़ने के लिए भी सिस्टम टेबल स्पेस को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेटा डेटा उसमें सेव है। सिस्टम को पता है कि कितने एक्सटेंट्स एलोकेटेड थे, उनका एड्रेस क्या था, क्या कुछ है। जबकि लोकली मैनेज्ड में ऐसा नहीं होता। लोकली मैनेज्ड में क्या किया जाता है, जो सेगमेंट का हेडर बनता है उसमें एक प्रोप्राइटरी बी ट्री कॉल्ड बिटमैप, ओरेकल का एक अपना प्रोप्राइटरी बी ट्री होता है कॉल्ड बिटमैप। बिटमैप के अंदर ये सारा मेटा डेटा के कितने एक्सटेंट्स हैं, कितने एक्सटेंट्स भरे, कितने एक्सटेंट्स एलोकेट हुए, उनका साइज क्या था, कितने ओरेकल ब्लॉक्स फ्री हैं, कितने यूज्ड हैं, सारा मेटा डेटा आपके अपने सेगमेंट हेडर के अंदर पड़ा हुआ है। सो रिकर्शन जनरेट नहीं होती। नंबर 2, ट्रैवर्सल, इंफॉर्मेशन की ट्रैवर्सल और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, ये सारा ऑटोमेटिकली खुद ही मैनेज हो जाता है, क्योंकि यहां पे ऐसा नहीं आप कर सकते। देखिए यहां पे आपने लिखा है सेगमेंट स्पेस मैनेजमेंट ऑटो, इसके लिखने का बेनिफिट क्या होगा, 4 क्लॉजेज, पीसीटी फ्री, पीसीटी यूज्ड, पीसीटी थ्रेशोल्ड, फ्री लिस्ट एंड फ्री लिस्ट ग्रुप। ये 4 पैरामीटर ऐसे होते हैं जो सेगमेंट स्पेस को मॉडिफाई करके रख देते हैं। जैसे कि ये बाद में भी आएगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। पीसीटी फ्री के कितनी % स्पेस फ्री दरमियान में छोड़ दी जाए और ब्लॉक लॉक हो जाए। मैं यहां पे कह देता हूं जी 8K का ब्लॉक है, पीसीटी फ्री इज 50%, तो मतलब है कि हर हालत में 4 किलोबाइट का यहां पे फ्री स्पेस रखी जाएगी। 8 KB का टोटल ब्लॉक है, आप हर ब्लॉक में 4 KB की जगह छोड़ दें और वो तो दिखाएगा कि पूरा ब्लॉक 100% फिल्ड है, तो आपका डेटा तो बहुत स्पीडीली ग्रो करेगा।
अगर ये बैड पैरामीटर चूज हो गए, होल स्टोरेज आपकी जिसे कहते हैं एक तरह से हैम्पर हो जाएगी। जबकि यहां पे बेनिफिट क्या है, आप सिंपल 3 लाइनें लिखते हैं, सेगमेंट स्पेस मैनेजमेंट ऑटो, वो खुद ही मेंटेन करता है बिटमैप। एक्सटेंट मैनेजमेंट को भी खुद ही मेंटेन करता है, सेगमेंट मैनेजमेंट को खुद ही मेंटेन करता है। लोकली मैनेज टेबल स्पेस में सेगमेंट स्पेस मैनेजमेंट ऑटो हो सकती है। अगला चैप्टर है हमारा पूरा इसी एक क्लॉज के ऊपर, ठीक है। इस चैप्टर में हम सिर्फ एक्सटेंट मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। सो बेनिफिट ये आता है कि लोकली मैनेज टेबल स्पेसेस आजकल यूज होती हैं। अब डिक्शनरी मैनेज बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए डेप्रिकेट कर दी गई, अब इन्हें यूज नहीं किया जाता डिक्शनरी मैनेज को। तो डिक्शनरी मैनेज आप बना भी नहीं सकेंगे क्योंकि हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है अकॉर्डिंग टू दैट वन कॉन्फ़िगरेशन, आपको पता है कि हमारी अपनी जो लोकली सिस्टम टेबल स्पेस लोकली मैनेज्ड है। सो डिक्शनरी मैनेज आप नहीं बना सकते। अब दूसरी तरफ देखिए स्टोरेज। स्टोरेज में कहता है जी ठीक है, एक्सटेंट आपने यहां पे लिख दिया, एक्सटेंट मैनेजमेंट लोकल। अब लोकल में दो चीजें होती हैं, एक होता है या तो आप लिख दें ऑटो एलोकेट, खुद ही एक्सटेंट कितने साइज का हो खुद ही डिसाइड करें, मिन एक्सटेंट मैक्स एक्सटेंट सब कुछ खुद ही डिसाइड करें। या होता है यूनिफॉर्म साइज, आप खुद साइज दे दें, लाइक 64K। दो पॉलिसीज हैं, वही यहां पे पूछ रहा है। ऑटो एलोकेट ऑटोमेटिक खुद ही डिसाइड करे कि एक्सटेंट का साइज कितना होगा, जो कि बाय डिफॉल्ट रिकमेंड किया जाता है। या यूनिफॉर्म शुड बी मल्टीपल ऑफ 64K, क्योंकि हमारा ब्लॉक साइज है 8K। तो अब यहां पे आप जो भी फिगर देंगे वो 8 का मल्टीपल होगा, और 8 में भी कम से कम एक एक्सटेंट में 8 ऑरिकल ब्लॉक होने चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं 64K या 64K का मल्टीपल इधर आप देंगे ताकि एक्सटेंट का साइज हमेशा उससे ज्यादा हो, ठीक है जी। सेगमेंट स्पेस मैनेजमेंट वही जो भी आपने पढ़ी, कंप्रेशन हम वगैरह नहीं कर रहे, लॉगिंग एनेबल है, ठीक है जी, ओके क्रिएट इट। जी कोई मसला नहीं, कर लिया इसने। ये देखिए जी एप्स डेटा ऑटो एलोकेटेड साइज 100 मेगाबाइट, सिर्फ 0.1 मेगाबाइट का हेडर बना है 1 MB का, 99% फ्री है। अभी तक हमने किसी यूजर को एलोकेट नहीं की, इसमें अभी तक कोई सेगमेंट एक्सटेंट ब्लॉक नहीं पड़ा हुआ। परमानेंट है, एक्सटेंट मैनेजमेंट लोकल है, सेगमेंट स्पेस मैनेजमेंट ऑटो है। इसकी फाइल भी देख लें जो फिजिकली बनी है, क्योंकि अभी इस चैप्टर से हम अपनी टेबल स्पेसेस बनाएंगे, अपने यूजर्स को ये टेबल स्पेस एलोकेट करेंगे और अपने सेगमेंट्स इसमें पॉपुलेट करेंगे। और डेटा ORCL, और ये देखिए जी एप्स डेटा 01.dbf, ये आपकी डेटा फाइल है कितने की 100 मेगाबाइट। ऑपरेटिंग सिस्टम से उसने ले ली है, लेकिन इंटरनली वो इधर दिखा रहा है मेटा डेटा में कि इंटरनली फ्री है। ऑपरेटिंग सिस्टम से उसने टेकअप कर लिया है, लेकिन इसमें कोई सेगमेंट एक्सटेंट ऑरेकल ब्लॉक नथिंग कुछ नहीं है अभी तक, ठीक है। और यही चीज हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी कि भाई आजकल ORDBMS है। ORDBMS में लाइक अगर आप एक एम्प्लॉय का टेबल ही बनाते हैं, से दिस वन इज योर एम्प्लॉय टेबल, तो इट्स क्वाइट कॉम्प्लेक्स टेबल। अब क्या होता है, से आप लोगों ने यहाँ पे 3 कॉलम है जी, ID, नेम, सैलरी, यहाँ पे हम पिक्चर, और यहाँ पे हम कोई सा भी आई रेटिना वगैरह ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, जी इंशाल्लाह, जी नहीं, ठीक है जी। से देखिए आईडी के ऊपर आपने प्राइमरी की का कांस्टेंट लगाया हुआ है, तो इसका एक अपना सेपरेट बी ट्री बना होगा। नेम और सैलरी रेगुलर डेटा टाइप है, जबकि पिक्चर बीलॉब है, बायोमेट्रिक आई रेटिना पोजीशन आपकी बायोमेट्रिक डिवाइसेस से बीलॉब आ रहा है। इन दोनों के लिए सेपरेट टेबल स्पेस होनी चाहिए, लॉब टेबल स्पेस, जिसमें फिजिकली जाके स्टोर हो। ये दोनों सेपरेट एप्लीकेशन डेटा टेबल स्पेस में जाके सेव होंगे, और ये वाला एप्लीकेशन इंडेक्स टेबल स्पेस में जाके सेव होगा। सो तीनों, हालांकि रो एक ही है। अब यहां पे ये होता है कि स्केलर और वेक्टर डेटा टाइप इकट्ठी सेव नहीं होती,
जो ओरिजिनल रो है उसमें अगर आप इवन के सेव करने की अटेम्प्ट करेंगे भी तो सिर्फ इस लॉब का पॉइंटर सिर्फ ओरिजिनल रोज में पड़े होंगे, डेटा लॉब टेबल स्पेस में जाएगा। बिकॉज एक लॉब 4 GB का भी हो सकता है, 4 गीगाबाइट का एक लॉब हो सकता है मैक्स, जबकि बाकी आप देख सकते हैं कि नेम या इसकी जो वॉरचार या कोई भी आपने डेटा टाइप रखी है बहुत कम है। तो ORDBMS इसमें XML डेटा टाइप्स हैं, GIS डेटा टाइप्स हैं, आपके पास क्या लें जावा डेटा टाइप्स हैं, आपकी अपनी यूजर डिफाइंड VArray नेस्टेड टेबल टाइप्स डेटा टाइप्स हैं। तो वहां पे ऐसा नहीं कर सकते आप, वहां पे डेफिनेटली आपको मल्टीपल टेबल स्पेसेस बनानी पड़ेंगी। अब टेबल स्पेसेस लॉट ऑफ बनाते हैं आप, ट्रांजैक्शनल टेबल्स की सेपरेट बनाते हैं, नॉन ट्रांजैक्शनल की सेपरेट बनाते हैं, हाई अवेलेबिलिटी के लिए सेपरेट टेबल स्पेसेस होती हैं। एक एवरेज जो टेराबाइट्स की भी डेटाबेस होती है उसमें कोई 40-50 के करीब तो आपकी अपनी टेबल स्पेसेस होती हैं। उसमें भी कैटेगराइजेशन होती है कि डेटा सेपरेट, इंडेक्सेस सेपरेट, लॉब सेपरेट, टेम्परेरी सेपरेट। सो इसी तरह से आप चलेंगे तो आगे फर्दर कह लें गुजारा होगा, एल्स डिफॉल्ट पे नहीं चलेंगे आप। वंस टेबल स्पेस बन गई, नाउ लुक एट एप्स डेटा। अब आप क्या कुछ कर सकते हैं, यू कैन ऐड अ डेटा फाइल, इस तरह की बनानी है, DDL जनरेट करनी है, इसको माइग्रेट करना है लोकली मैनेज में, पहले लोकली मैनेज है, माइग्रेट करने की जरूरत नहीं है, रीड ऑनली करना है, रीऑर्गेनाइज करना है, सेगमेंट एडवाइजर चलाना है, या आपने टेबल स्पेस ऑफलाइन करनी है। देखिए हमारे पास बाज़ औक़ात आपको टेबल स्पेस ऑफलाइन करनी पड़ जाती है, डेटाबेस टेबल स्पेस के ऊपर लॉट ऑफ ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। ऑफलाइन करने के हमारे पास कितने मोड्स हैं, लुक एट, अगर मैं यहां पे कहता हूं जी टेक इट ऑफलाइन, ऑफलाइन गो, नॉर्मल, टेम्परेरी, इमीडिएट, फॉर रिकवर, 4 मोड है। अगर आप लिखते हैं ऑल्टर टेबल स्पेस नेम ऑफलाइन नॉर्मल, तो इसमें क्या होगा, ऑफलाइन नॉर्मल का मतलब ये होता है कि इंक्रीमेंटल चेक पॉइंट फायर होता है। अगर इस टेबल स्पेस की जितनी भी डेटा फाइल्स हैं, 1 है, 2 है या 3 है, जितनी भी डर्टी बफर इस टेबल स्पेसेस की होंगी, DB राइटर हर हालत में वो इसकी डेटा फाइल्स पे एडअप करेगा, उसके बाद इसके हेडर फ्रीज करेगा, चेक पॉइंट इंक्रीमेंटल फायर होगा और DB राइटर से इसका लिंक ब्रेकअप हो जाएगा। इसे बोलते हैं ऑफलाइन नॉर्मल। ऑफलाइन नॉर्मल में उस टेबल स्पेस के ऊपर लाजमी चेक पॉइंट फायर किया जाता है। ऑफलाइन टेम्परेरी, बहुत का ऐसा होता है कि आपकी टेबल स्पेसेस की डेटा फाइल ज्यादा हैं पर आपको नहीं ये पता कि कितनी फाइल डैमेज हो गई हैं। से एक टेबल स्पेस की 3 डेटा फाइल्स हैं, आपको नहीं पता कि फाइल नंबर 2 डैमेज हुई है कि 3 डैमेज हुई है। आप ऑफलाइन टेम्परेरी लिख दें, जिनके ऊपर चेक पॉइंट फायर कर सकेगा कर देगा, जिसके ऊपर नहीं कर सकता नहीं करेगा। ऐसा भी पॉसिबल है कि सबके अगेंस्ट चेक पॉइंट फायर हो जाए, पार्शियल फायर हो जाए या किसी के ऊपर भी फायर ना हो। एंड थर्ड वन इमीडिएट। ऑफलाइन इमीडिएट ये होता है कि बीइंग अ DBA आपको पता चल गया जी सारी फाइलें डैमेज हो गई, सो आप ऑफलाइन इमीडिएट का मतलब है कि कोई चेक पॉइंट फायर नहीं होगा, सिर्फ इनके लिंक्स DB राइटर से ब्रेकअप कर दिए जाएंगे। अब आप बैकअप से नई वाली डेटा फाइल्स लेंगे, डिफरेंस आर्काइव लॉग फाइल से अप्लाई करके रिकवरी कर लेंगे। इसे बोलते हैं ऑफलाइन इमीडिएट। ऑफलाइन फॉर रिकवर खत्म कर दिया गया 10G में, ये बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए सिर्फ, ये 9i में होता था। 9i में इसको जैसे 10G में इमीडिएट है, ऐसे 9i में फॉर रिकवर होता था। ठीक है, ये सिर्फ बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए। 11G में सिर्फ 3 मोड है, नॉर्मल, टेम्परेरी, इमीडिएट। फॉर रिकवर बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए, ये आप कभी 11G वाली टेबल स्पेस के साथ यूज नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ अगर ट्रांसपोर्टेबल हो और वो 9i से आपने ट्रांसपोर्ट करके इधर लाए में, देन ये ऑप्शन यूज हो सकती है। ये सिर्फ बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए दी गई है। ठीक है, सो आपने देखा कि टेबल स्पेसेस नॉर्मल रूटीन वाइज टास्क ये होता है कि अगर आपके पास क्रिटिकल डैमेज नहीं हुई, क्रिटिकल डैमेज मीन कि सिस्टम टेबल स्पेस ठीक है, अनडू ठीक है, डेटाबेस अप की अप रहेगी। आपकी कोई लाइक एग्जांपल डैमेज हो गई, इस टेबल स्पेस को ऑफलाइन कर दें, ऑफलाइन इमीडिएट कर दें, उसके बाद बैकअप से रिकवर कर दें और ऑनलाइन कर दें, डेटाबेस आपकी ओपन की ओपन रहेगी। जब आप ऑफलाइन करते हैं तो इसमें जितने भी टेबल्स, सेगमेंट्स, एक्सटेंट्स,
पड़े होंगे सब के सब आपको अनअवेल हो जाते हैं। कब तक? जब तक कि आप दोबारा ऑनलाइन नहीं करते। मेटा डेटा सिस्टम टेबल स्पेस में रहता है। मेटा डेटा लाइक किसी यूजर के पास कितने टेबल्स थे, उनके नाम क्या थे, ठीक है, वो सारी हिस्ट्री आपको यहां से निकल आएगी, लेकिन डेटा नहीं मिलेगा क्योंकि फाइल आपकी लॉक हो चुकी होती है, फाइल आप उसका लिंक ब्रेकअप हो चुका होता है, ठीक है। सो आपको डेटा नहीं मिलेगा, बट मेटा डेटा आप लाजमी क्यूरी कर सकते हैं। दो तरीके, अगर तो ईएम चल रहा है तो ईएम तो आपको बड़ा स्मूथली इंफॉर्मेशन सारी ये दिखा देता है कि जी एक्सटेंट मैनेजमेंट क्या है, बाकी सारा कुछ क्या है। अगर सीएलआई मोड पे जाएं और अगर आप डेटा डिक्शनरी व्यूज की बात करते हैं तो डीबीए अंडरस्कोर टेबल स्पेसेस। अगर आप बात करते हैं डायनामिक परफॉर्मेंस टेबल्स की तो $V टेबल स्पेस। ये दो व्यूज हैं, खास क्रिटिकल इंपॉर्टेंट है। ये आपको सारी इंफॉर्मेशन बता देते हैं कि स्टेटस क्या है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है टेबल स्पेस का, ठीक है। इसी तरह से आप इंफॉर्मेशन एंड रिमेनिंग कंटेंट्स गेट करने हैं, यू कैन गेट इट लाइक, मैं यहाँ पे एग्जांपल को चूज करता हूँ। शो टेबल स्पेस कंटेंट्स, गो। हाँ जी, ये देखिए इस टेबल स्पेस में 418 ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। पहला कह रहा है कि SH सेल हिस्ट्री डॉट कस्टमर, ये एक टेबल है। अगला PM डॉट दिस वन, ये एक लॉब है, टेबल है, पार्टीशन है, इंडेक्स है, और इसी तरह से भी पहले 10 ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। किस एक्सटेंट आईडी पे पड़े हुए हैं उसका नंबर भी बता रहा है, और कितने एक्सटेंट से मिलकर बना हुआ है। अगर आप इसका मैप देखना चाहते हैं ग्राफिकली कि डेटा फाइल के अंदर आपको सिमुलेट कर दे कि भाई कितने हेडर्स में है, क्या चीज है, तो वो यहां पे भी आपको दिखा देगा। ये देखिए ये आपकी फाइल है example01.dbf। ये जो फाइल आप देख रहे हैं example 100 मेगाबाइट की, इसके अंदर जो दुनिया बसी हुई है, ये इसके हेडर ब्लॉक हैं। कह रहा है जी ऑरेकल ब्लॉक आईडी 1, टोटल ब्लॉक्स इस एक्सटेंट में 8 हैं। फाइल ये हेडर के यूज्ड, ये जो जितने ये सियान कलर में यूज्ड हैं, जो आपके दूसरे कलर ग्रीन में वो फ्री हैं। अनमैप्ड और सिलेक्टेड, ये वो सिलेक्टेड है जिसको अभी वो 10, ये जो अभी ऊपर आपको सेगमेंट दिखा रहा है, ये वाले 10 जो सिलेक्टेड हैं इस वक्त, उनका डेटा इस वाले एक्सटेंट्स में पड़ा हुआ है। जैसे किसी के ऊपर भी आप रखें, टूल टिप में आपको कंप्लीट बताएगा कि ये सेगमेंट का नाम है, इसका एक्सटेंट आईडी, ब्लॉक आईडी देखें, ब्लॉक आईडी 2841 बता रहा है ब्लॉक आईडी क्या है, कितने एक्सटेंट से मिलकर बना हुआ है, ब्लॉक साइज कौन सा है, फाइल किसके अंदर है। सो कंप्लीट इंफॉर्मेशन। जब कभी आप लोग से कभी भी लॉग इन होते हैं, मैं यहां पे लिखता हूं जी स्कॉट टाइगर डिस्क्राइब डेप्थ से आप लिखते हैं सेलेक्ट रो आईडी कॉमा, रो आईडी सूडो कॉलम है आपका, डेप्थ नंबर फ्रॉम डेप्थ। ये देखिए ये वाला रो आईडी ये आपका हेक्साडेसिमल एनकोडेड है। जैसे मैंने कहा था कि हर सेगमेंट का अपना आईडी होता है, हर एक्सटेंट का अपना आईडी होता है, हर ब्लॉक का अपना आईडी होता है, हर रो का भी अपना आईडी होता है जो कि रो हेडर में सेव होता है। ये जो डेप्थ नंबर वाली रो है, पहली वाली रो, इसका ये यूनिक रो आईडी है। पूरे ओरेकल में किसी और रो का ये रो आईडी नहीं होगा। इट्स अ हेक्साडेसिमल एनकोडेड। इसका पैकेज भी होता है डिकोडिंग के लिए। अगर आप डिकोडिंग का पैकेज इस आईडी पे लगाएंगे तो आपको एग्जैक्ट बता देगा कौन सी फाइल के अंदर कौन से एक्सटेंट आईडी, कौन से सेगमेंट आईडी और कौन से ओरेकल ब्लॉक आईडी के अंदर ये आपकी रो पड़ी हुई है और रो किस लोकेशन पे पड़ी हुई है। जी हाँ, ओरेकल लेवल पे यूनिक होता है। इसे हम यूनिवर्सल रो आईडी कहते हैं, ठीक है, यू रो आईडी। ये कंप्लीट डेटा टाइप होती है 16, ये 18 बाइट्स टेकअप करती है होल, ठीक है। सो ये रो आईडी आप हर रो का यूनिक होता है। सो द थिंग इज दैट कि कभी भी आपकी डेटा इंटेग्रिटी लॉस्ट नहीं होती अनटिल अनलेस के कोई ब्लॉक करप्शन ना हो जाए। अगर ब्लॉक करप्शन हो जाए तो फिर ब्लॉक मीडिया रिकवरी, BMR वगैरह, वो भी आपने पढ़नी है। देन द नेक्स्ट वन इज OMF। वीडियो फ्लश करते हैं और OMF